हेलो एवरीवन, क्लास 10th एनसीईआरटी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए ध्यान से देखिएगा क्योंकि परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहला है कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। जैसे अम्ल को क्षार से भी क्रिया करवाइएगा तो आपको मिलेगा लवण और मिलेगा जल। ठीक है, आगे हम रिएक्शन भी पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि अम्ल, क्षार और लवण क्या होता है, उसके बाद हम आगे भी रिएक्शन भी पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि कहता क्या है कि अम्लों का स्वाद जो होता है खट्टा होता है, ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। क्षारकों का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। देखिए, लिटमस क्या होता है, एक प्राकृतिक सूचक होता है, लिटमस भी प्राकृतिक सूचक होता है, हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक होता है। तो हम प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक, ठीक है, ये सब हम सूचक के बारे में पढ़ेंगे। सूचक भी बहुत टाइप के होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले देखिए, थोड़ा सा एक ट्रिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो कहता है अनिल, अनिल एक प्रकार ट्रिक है। जैसे अ से अम्ल, न से नीले और ल से लाल, यानी अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल करता है। कभी कभी पूछता है, तो आपको ऐसे ही याद रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए, संश्लेषित सूचक दो होते हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनोनेप्थलीन। ये संश्लेषित सूचक एक प्रकार के हैं। अब हम पढ़ते हैं लिटमस के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। लिटमस क्या होता है, लिटमस एक बिलियन बैगनी रंग का एक रंजक होता है। बैगनी मतलब होता है वायलेट, ठीक है। रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिचियन पौधे से आता है। कहाँ से आता है, लिचियन पौधे से निकाला जाता है। लिटमस बिलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तो किस कलर का होता है, बैगनी कलर का होता है। प्राकृतिक सूचक देखिए कितने प्रकार के होते हैं, तो लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पिटूनिया, जेरेनियम, ये सब क्या होता है, प्राकृतिक सूचक होते हैं। जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। ठीक है, और भी होता है, जैसे मान लिया जाए कि चाइना रोज हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, ये सब भी है। पर जितना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो भी आप वही ध्यान दीजिए, बाकी तो सूचक बहुत सारे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए, हम कुछ फार्मूला है जो आप याद रखिएगा तो बेटर रहेगा। जैसे देखिए, हम खाने वाले सोडा का क्या नाम, फार्मूला क्या होता है, तो NaHCO3, NaHCO3, ठीक है। और धोने वाला सोडा का क्या होता है फार्मूला, Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। और बिना बुझा हुआ चूना का क्या होता है, CaO, बुझा हुआ चूना क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3। सीमेंट का, जो सीमेंट में ये भी एक प्रकार का मिला जाता है, सीमेंट का फॉर्मूला मोस्टली ज़्यादा यही होता है। तो एल्युमिनियम यानी Al2O3। देखिए, यहाँ भी कुछ फॉर्मूला है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। तो नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, तो KOH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है MgOH का होल ट्वाइस। एमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, तो NH4OH होता है। अब देखिए, एक होता है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक कहने का मतलब होता है कि जैसे हम गंध से पता कर सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। जैसे आप लौंग को सूंघिएगा तो वो थोड़ा सा कड़वा होता है, तो कह सकते हैं कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, वैसे प्याज को, वेनिला को, ये सब को सूंघिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये सूचक होते एक प्रकार का। जैसे देखिए, जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम से बदल जाती है उसको हम क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं वनीला। वनीला क्या होता है, तो आप आइसक्रीम खाए होंगे वनीला का, ये आइसक्रीम में डाला जाता है खुशबू को बढ़ाने के लिए, उसके सुगंध को बढ़ाने के लिए। प्याज हो गया, लौंग का तेल हो गया, ये सब क्या होते हैं, गंधीय सूचक होते हैं। ठीक है, हम इंपॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट किए हैं ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, चलिए जैसे देखिए, यहाँ नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। ठीक है, और एसिटिक अम्ल का क्या होता है, CH3COOH। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि हम हाइड्रोजन जो गैस निकलता है जब हम कोई भी धातु के साथ अम्ल को भी क्रिया करवाते हैं, तो एक तो अम्ल देता है, एक तो लवण देता है और एक हाइड्रोजन गैस देता है।
तो हाइड्रोजन गैस का पता कैसे चलता है, तो आप मान लीजिए कि ये रिएक्शन आपको दिख रहा है, तो ये मान लीजिए क्या है, दानेदार जिंक है और ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक एक प्रकार का अम्ल है और ये जिंक एक प्रकार का धातु है। तो इसे दोनों साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस छोड़ता है, जो कि अपमार्जक है। अपमार्जक के साथ ये नीचे हम पाइप लगा देते हैं तो इससे गैस आती है और ये गैस बबल के रूप में ऊपर जाता है और वही बबल के पास हम यदि मोमबत्ती, जली हुई मोमबत्ती लाते हैं तो ये क्या किस चीज़ का आवाज़ देता है, फट-फट का ध्वनि सुनाई देता है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि जो फट-फट की ध्वनि होती है वो हाइड्रोजन गैस से निकलती है। ये एक बार क्वेश्चन आया था रेलवे में, तो इसलिए हम आपको बोल दिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि अम्ल, देखिए कहता है कि अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। जैसे अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, लवण और हाइड्रोजन गैस। आपको नॉर्मली क्वेश्चन पूछ देता है कि जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या देता है उत्पाद के रूप में, तो आपको ये तो लगभग में देगा, तो ये नहीं पूछेगा, आपको ये पूछेगा कि कौन सा गैस दे देगा। बोल देगा को ऑक्सीजन देता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड देता है, या हाइड्रोजन देता है, या कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो आपको टिक करना है हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया हुआ है। एग्जाम्पल देख दिया हुआ है, NaOH को यदि जिंक से अभिक्रिया करवाओगे तो सोडियम जिंकेट, जो कि एक प्रकार का लवण है, और हाइड्रोजन गैस देता है। अच्छा, एक और रिएक्शन है कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हो तो आपको क्या मिलता है, तो आप एग्जाम्पल से आप समझ लीजिएगा कि जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, Na2CO3, Na2CO3 एक प्रकार का क्या है, धातु कार्बोनेट है। ठीक है, और HCl एक प्रकार का अम्ल है, ये एक प्रकार का लवण दे रहा है, NaCl, H2O दे रहा है यानी जो कि जल दे रहा है, और CO2 दे रहा है। आपको यहाँ से ये पता चला कि जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को यदि अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है लवण, जल और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको दिख रहा होगा, देखिए अब दिखा, Na2CO3 और को हम यदि अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक लवण मिलता है जो कि NaCl है, एक प्रकार का जल मिलता है, H2O मिलता है, और क्या मिलता है, CO2 मिलता है। इसी प्रकार का एक और रिएक्शन है, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि जो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। इसको यदि आप CO2 के साथ अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हो तो आपको क्या मिलता है, संगमरमर मिलता है, यानी CaCO3 मिलता है और H2O मिलता है। कभी कभी आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया जाता है कि मान लिया जाए कि किसी हम दीवार में पेंट करते हैं तो थोड़ी देर के बाद चमक देता है, क्यों देता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लेता है और वो संगमरमर बनाता है, और वो संगमरमर ही आपको क्या देता है, चमक देता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है तो आपको वही चमक देता है। तो किसके साथ अभिक्रिया करता है, कभी कभी पूछता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, पानी तो वाष्पित हो जाता है और ये आपको दिखाई देता है जो कि चमकता है। ठीक है, चलिए आगे वही चीज़ लिखा हुआ है कि CaCO3 को H2O के साथ और CO2 के साथ अभिक्रिया करवाते हो तो क्या मिलता है, CaHCO3 का होल ट्वाइस, जो कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, जो पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जो कि प्रयोगशाला में भी हम उपयोग करते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, देखिए चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, कैल्शियम जो कि है कार्बोनेट के एक विविध रूप होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक विविध रूप होता है। ठीक है, चलिए देखिए, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को यदि अम्ल से अभिक्रिया करवाते हो तो आपको क्या मिलता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है। यहाँ हम पढ़े थे कि जो धातु कार्बोनेट है जो कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाना, तो लवण मिल रहा है, जल मिल रहा है और क्या मिल रहा है, तो CO2 मिल रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। बस आप ये रिएक्शन याद रखा कीजिए। आपको अभी 2 रिएक्शन हम पढ़ाए हैं, क्या क्या कि यहाँ पे देखिए, अम्ल को धातु से विक्रिया करवाते हैं तो लवण और क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है। दूसरा हम रिएक्शन पढ़े थे कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को अम्ल से विक्रिया करवाते हैं, क्या मिलता है, लवण मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और जल मिलता है। 2 रिएक्शन हो गया। आगे रिएक्शन पढ़ते हैं। देखिए NaOH
को यदि HCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, NaOH एक प्रकार का क्षार होता है, HCl एक प्रकार का अम्ल होता है, तो ये दोनों के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो आपको नमक मिलेगा जो कि लवण होता है और H2O मिलता है। यहाँ से ये एक प्रकार का रिएक्शन निकल के मिला, देखने के लिए मिला कि क्षार को यदि अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हो तो लवण मिलता है और क्या मिलता है, जल मिलता है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। बाकी रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है वो तो बहुत सारा आपको देखने के लिए मिलेगा, तो बस ये याद रखिएगा, ठीक है। और पहचान थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा कि NaOH एक प्रकार का क्षार होता है, HCl एक प्रकार का लवण होता है, ठीक है। चलिए ये देखिए यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है कि अम्ल यदि क्षार की अभिक्रिया को परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर दे उसे हम क्या कहते हैं, उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है कि विलयन का नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर 2, इसको नहीं भूलिएगा, कॉपर 2 क्लोराइड के बनने के कारण होता है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया के इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि धातु ऑक्साइड को यदि अम्ल से अभिक्रिया करवाते हो तो क्या मिलता है, लवण और जल मिलता है। लवण और जल तो हम क्षार से और अम्ल से अभिक्रिया करवा रहे थे तो क्या मिल रहा था आपको, लवण और जल मिल रहा था। तो ये जो धातु कार्बोनेट, धातु ऑक्साइड जो आपको दिख रहा है ना, एक प्रकार का क्षार ही होता है। इसलिए आप यहाँ से याद रखिएगा कि धातु ऑक्साइड एक प्रकार का क्षार होता है और क्षार को अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण मिलता है और जल मिलता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ भी है कि धात्विक ऑक्साइड को हम क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। धात्विक ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। इसलिए आप एक ही चीज़ याद रखिएगा कि धातु ऑक्साइड एक प्रकार का क्षार होता है और क्षार को जब हम अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमेशा क्या देता है, लवण और जल देता है, ठीक है। जैसे देखिए CO2 और को इसको हम इससे अभिक्रिया करवाते हैं, किससे, CaOH का होल ट्वाइस से अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको लवण मिलता है और जल मिलता है। देखिए एक और मिला है कि जो अधात्विक ऑक्साइड होता है, अधात्विक ऑक्साइड जो अम्ल से अभिक्रिया करवाता है तो क्या मिलता है, तो लवण मिलेगा और क्या मिलेगा, जल मिलेगा। क्यों मिलेगा, देखिए जो अधात्विक ऑक्साइड होता है एक प्रकार का अम्लीय प्रकृति के होते हैं और अम्लीय प्रकृति का जो होता है, जैसे O से अधातु और O से अम्ल, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। O से अधात्विक, यहाँ धात्विक है तो O से धात्विक मतलब क्षार, धात्विक ऑक्साइड को क्षार बोलते हैं और धात्विक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, तो अम्ल बोलते हैं। और अम्ल को क्षार से विक्रिया करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, लवण मिलेगा और जल मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। वो हम पढ़ेंगे कि बोरबेरी का सिद्धांत था और बहुत सारे सिद्धांत था, तो हम पढ़ेंगे वो आगे जाके, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन युक्त जितने भी पदार्थ होते हैं, यानी हाइड्रोजन H+ आयन जो देता है उसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और OH- जो देता है उसे हम क्या कहते हैं, जो पहला चैप्टर हम पढ़ चुके थे, ठीक है। OH- वो क्षार होता है एक प्रकार का, ठीक है। अच्छा एक बात तो आपको बता दें कि क्षार और भस्म में कभी कभी आपको कन्फ्यूजन होता है। देखिए क्षार वो होता है, जैसे देखिए भस्म वो होता है जो पानी में नहीं घुलता है, लेकिन वो जिसकी प्रकृति जो होता है वो क्षारीय प्रकृति के ही होते हैं। जैसे भस्म कहने का मतलब होता है वो टेस्ट करने में कड़वा ही होता है, लेकिन जो भस्म पानी में घुल जाए उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, ठीक है। चलिए तो ग्लूकोज एवं एल्कोहल के विलयन विद्युत के चालन नहीं करते हैं। विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। देखिए विलयन तो है जो उसमें धारा का प्रवाह होगा, पर ग्लूकोज और एल्कोहल एक प्रकार का विलयन है, बट उसमें क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे H2SO4 को यदि हम सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको HCl गैस का निर्माण आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि HCl अणुओं से H+ आयन पृथक नहीं किया जाता है। HCl जो अणुओं से H+ आयन पृथक नहीं किया जा सकता है। HCl + H2O को यदि अभिक्रिया करवाते हैं तो H3O+ होता है और प्लस Cl- आपको देखने के लिए मिलता है उत्पाद के रूप में। देखिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ आयन में लिखा जाता है और हाइड्रोनियम आयन को H3O+ देखने के मिलता है। देखिए आगे क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड यानी OH- आयन उत्पन्न करते हैं। क्षारक क्या होता है, जो OH- उत्पन्न करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं।
ठीक है। देखिए सभी अम्ल H+ देता है और सभी क्षार क्या देते हैं, OH- देते हैं। कभी कभी आपको संकेत पूछ लिया जाता है कि ये किसका संकेत है, तो आपको देख लीजिएगा। सांद्र अम्ल तथा क्षारक वाले बर्तन में लगे चेतावनी का चिन्ह कैसा होता है, इस तरह से। देखिए हाथ थोड़ा सा पिघला हुआ है या कटा हुआ है कह सकते हैं। ये धातु है, ये भी थोड़ा सा क्या हुआ है, पिघला हुआ है। अम्ल डाला जाता है तो क्या होता है, ये इतना मतलब पिघल जाता है। कभी एसिड उसिड बोलता है ना, उससे वही अम्ल प्रकृति के होते हैं। चलिए देखिए आगे, जल में अम्ल या क्षारक के घुलने से प्रतिक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होता है। एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो कहते हैं जिस अभिक्रिया में ऊष्मा दे रही हो, उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी ऊष्मा निकल रही हो, उसे क्या कहेंगे हम, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। जैसे आप कंपोस्ट देख लीजिए, उसमें आप हाथ डालिएगा तो गर्म लगेगा। ठीक है। वैसे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जो आपको ऊष्मा देती है। ठीक है। तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने से आयन की सांद्रता क्या होती है, H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन में क्या होता है, कमी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। तनुकरण मतलब कम होना। ठीक है। चलिए देखिए, एक हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ते हैं। जो पी का मतलब होता है पुषांश होता है। ठीक है। जिसको हम पोटेंस बोलते हैं, जो जर्मन शब्द होता है। जर्मन शब्द में इसका मतलब जो शब्द होता है, इसका मतलब होता है हिंदी में शक्ति। ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है कि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितना अधिक होगा उसका पीएच उतना ही क्या होगा, कम होगा। कहने का मतलब होता है H+ आयन जितना अधिक होगा उसका पीएच क्या होगा, उतना ही क्या होगा, कम होगा। कहने का मतलब होता है कि इधर से इधर यदि घटते जाओगे तो इसका पीएच कम होते जाएगा, लेकिन अम्लता बढ़ती जाएगी। ठीक है। इधर प्रबल अम्ल होगा यानी पीएच कम होगा तो प्रबल अम्ल होगा। यदि पीएच ज़्यादा होगा यानी 14 के करीब होगा तो प्रबल क्षार होगा। ठीक है। इसलिए यहाँ कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है क्या, कि यदि यहाँ तो उदासीन है, सात के पास क्या है, उदासीन है। आप जैसे जैसे इधर घटिएगा तो पीएच मान घटेगा पर H+ आयन बढ़ेगा। ठीक है। अब इधर से यदि आप बढ़ रहे हैं, इधर से आप यदि बढ़ रहे हैं तो OH- तो क्या होगा, बढ़ेगा। OH- क्या होगा, बढ़ेगा। और पीएच स्केल का जो मान होगा, यानी जो जैसे 14 है यहाँ पे, तो 7 से 14 की तरफ बढ़ेगा, यानी पीएच मान भी बढ़ेगा और OH- भी बढ़ेगी। OH- भी बढ़ेगी और H+ इधर बढ़ेगा और OH- इधर बढ़ेगा। तो इधर जो 14 के आसपास जो होते हैं वो प्रबल क्षार होते हैं और 0 के आसपास जो होते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं। जो 7 के आसपास होते हैं, यदि 7 के इस साइड, राइट हैंड साइड जो है, वो उदासी क्या होता है कि दुर्बल क्षार होते हैं और इधर जो क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तो देखो, अम्लीय यानी जो पीएच मान होता है वो बहुत सारे चीज़ का पीएच मान अलग अलग होता है। जितने भी आप दुनिया में चीज़ देख रहे हैं वो सबका पीएच मान अलग अलग होता है। ठीक है। शैम्पू से लेके पूरा जब आप यूज करते हो कि हमें ये शैम्पू सूट नहीं कर रहा है, हमें वो स्किन केयर जो रूटीन होता है वगैरह वगैरह, तो वो सब पीएच स्केल पे ही काम करता है। ठीक है। कि किसका पीएच कितना होता है वो सब उतना कॉस्मेटिक जो लगाया जाता है, दिया जाता है, तो वो सब बाद की बातें हैं। इसीलिए हम लोग वो सब याद नहीं करके बस इतना सा याद रखेंगे, और जो एग्जामिनर होते हैं वो इतना ही पूछते हैं। ठीक है। तो इतना आप याद करिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए जठर रस का पीएच मान कभी कभी आप अलग अलग बुक में पढ़िएगा तो 0 मिलेगा, पर इसका पीएच मान एनसीईआरटी में दिया हुआ है 1.2। ठीक है। नींबू रस का पीएच मान होता है 2.2। सिरका का साथ ही साथ याद कर लीजिएगा 2.4 होता है। ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है। इसका पीएच मान होता है 10। NaOH का फॉर्मूला जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, तो 14 होता है, लगभग 14 होता है। ठीक है। चलिए इधर हम पढ़े ही थे कि अधिक संख्या में H+ आयन देगा तो क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। H+ कम होगा तो दुर्बल अम्ल होगा, जो कि हम यहाँ पढ़ चुके थे। ठीक है। चलिए हमारा शरीर का जो पीएच स्केल होता है यानी कितना पे काम करता है, तो 7 से लेके 7.8 पे काम करता है। इतने परास के बीच कार्य करता है। 5.6 से कम हो जाता है यदि अम्लीय वर्षा, जो वर्षा हो रही है उसका पीएच मान, यदि वर्षा का जो यानी पानी होगा उस वर्षा के पानी को
पीएच स्केल पे आप देखिएगा तो ये 5.6 से कम आपको दिखेगा तो वो अम्लीय वर्षा कहलाएगा, ठीक है। और दांतों का क्षरण कब होता है तो 5.5 से कम यदि पीएच मान हो जाए दांतों का तो उसमें क्या हो जाता है, दांतों का क्षरण स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए कभी कभी आप देखते होंगे कि नॉर्मली जो भी व्यक्ति होते हैं वो टूथपेस्ट अलग अलग यूज करते हैं, इसी के कारण क्षारीय प्रकृति के टूथपेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। देखिए शुक्र जो यानी वेनस का जो वायुमंडल होते हैं वो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से घिरे होते हैं, यानी बने होते हैं। तो क्या चीज़ से घिरे होते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल से घिरे होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे क्या है कि अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करते हैं जिसका कारण उदर में दर्द या जलन का अनुभव होता है। इसीलिए हम इसके निवारण के लिए एंटासिड एक दवाई होता है जिसमें वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, वो हम दवाई खाते हैं। ये अम्लीय ज़्यादा छोड़ रहा है इसलिए हम क्षारीय प्रकृति के एक दवाई खाते हैं जिसका नाम है एंटासिड, वो खाते हैं तो ठीक हो जाता है। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका पीएच मान तो उधर पर है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है तो 10 होता है। अब देखिए दांतों का क्षरण 5.5 से कम यदि होता है तो दांतों का क्षय स्टार्ट हो जाता है। दांतों का जो क्षय होता है यानी जो ऊपरी जो बलय होता है वो इनामेल जो दंत बलय जिसको कहते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। देखिए हड्डी जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। दांतों में कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा ज़्यादा होती है और कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कम होती है। वही हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा कम होती है और कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। देखिए मुंह का पीएच मान 5.5 से क्या होता है कम होने के संक्षारित होने लगता है, यानी 5.5 से कम होगा तो दांतों का क्षय स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मधुमक्खी के डंक एक अम्ल यानी अम्ल छोड़ता है, यानी कौन सा अम्ल छोड़ता है तो मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है। मधुमक्खी के जो डंक मारता है वो मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है, ठीक है, जिसके कारण दर्द या जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग पर बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग करते हैं जिससे आराम मिलता है। एक और होता है जो नेटल कहलाता है, जो नेटल एक पौधा होता है, प्राकृतिक पौधा होता है। नेटल के एक डंक वाले मेथेनोइक अम्ल छोड़ देता है। नेटल के एक डंक मारता है तो वो क्या होता है मेथेनोइक अम्ल छोड़ देता है जिसके कारण जलन वाले दर्द है। जैसे देखो ये जो भाषा है ना इसको आप रटिएगा तो ज़्यादा याद नहीं होगा, आप खुद से मतलब अपने थॉट से इसको बनाने का कोशिश कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे मधुमक्खी है, ये मेथेनोइक अम्ल छोड़ देता है जिससे जलन होता है, ठीक है। अब इसे बेकिंग सोडा लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। अब जैसे देखिए नेटल है, नेटल को आप सटिएगा उसमें तो ये क्या होगा नॉर्मली उसमें रुआ रुआ जैसा होता है, वो आपको क्या हो जाएगा उसी को हम डंक कहते हैं। तो नेटल का क्या होता है उस सटिएगा तो उसमें जलन महसूस होगा। अब उसी को हटाने के लिए आप क्या लगाइएगा, इसमें क्या लगाइएगा डॉग फिश कहीं होगा तो है, ये देखिए ये है ना डॉग का पौधा, ठीक है, डॉग का पौधा आप लगाइएगा तो ठीक हो जाएगा। तो आप इसको पढ़ लीजिए एक बार। देखिए नेटल एक शाकीय पादप होते हैं। मेथेनोइक अम्ल का स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। पारंपरिक तौर पे इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉग पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। नेटल के पास ही होता है डॉग का पौधा, ठीक है। चलिए अब ये कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ हैं जिसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है वो दिखाते हैं। देखिए सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल, 100 से सिरका 100 से संतरा और 100 से सिट्रिक, ठीक है। इमली में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। जितने भी डंक होते हैं उसमें मेथेनोइक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है, चाहे बिच्छू के डंक हो चाहे चींटी के डंक हो। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है कि प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार को यानी अभिक्रिया करवाइएगा तो वो एक प्रकार का लवण देगा जिसका पीएच मान कितना होगा 7 होगा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अच्छा यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, यदि प्रबल अम्ल के साथ यदि प्रबल क्षार अभिक्रिया करवाइएगा तो लवण देगा, ठीक है। वही दुर्बल अम्ल के साथ दुर्बल क्षार का अभिक्रिया करवाइएगा तो लवण देगा। लेकिन प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार का अभिक्रिया करवाइएगा तो क्या देगा प्रबल अम्ल देगा, ठीक है, अम्लीय प्रकृति के लवण देगा, ठीक है, अम्लीय प्रकृति का एक पदार्थ देगा। वही चीज दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार
तो क्षारीय प्रकृति का पदार्थ देगा उत्पाद के रूप में। ठीक है, तो ये आप याद बस रखिएगा थोड़ा सा। ये हो गया। देखिए इसका एग्जाम्पल है, अम्ल को साथ अभी क्षार के अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या मिलता है, लवण मिलता है और जल मिलता है। क्रिस्टल प्रायः अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं, इन्हें खनिज नमक भी कहते हैं। ठीक है, आप देखिए नमक कैसे बनता है और नमक से क्या क्या हमें मिलता है वो हम पढ़ते हैं। देखिए सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन लवण जल से विद्युत प्रवाहित करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हम इसको क्लोर क्षार भी कहते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लवण है और जल है, इसको हम क्या करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, लवण और क्या, जल। लवण कैसे मिला, तो यहाँ आप देख सकते हैं अम्ल को क्षार से अभिक्रिया करवाए तो लवण मिला और जल मिला। ठीक है, लवण मिला और जल मिला। अब हम यही लवण को और जल से फिर से अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, क्षार मिलेगा, क्लोरीन गैस मिलेगा और क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। इसीलिए इस क्षार को और इस क्लोरीन को हम क्लोर बोलते हैं, इसलिए हम क्लोर क्षार प्रक्रिया इसको बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ समझ में आ रहा है ना। पहले हम लवण और जल कहाँ से निकाले, अम्ल को क्षार से अभिक्रिया करवाए, लवण मिला और क्या मिला, जल मिला। अब ये दोनों को फिर से हम अभिक्रिया करवाए तो मिला क्षार, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। इसीलिए हम क्लोरीन गैस को हम क्लोर बोलते हैं शॉर्ट में, और जो क्षार होता है तो क्षार बोलते ही है, NaOH को हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, इसलिए हम क्लोर क्षार प्रक्रिया इसको बोलते हैं। ठीक है, क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। एक कंटेनर होता है, मान लीजिए कि ये कंटेनर है। ठीक है, अब इसमें हम एक एनोड दे देते हैं, इसमें हम कैथोड दे देते हैं। ठीक है, तो जो एनोड पे क्लोरीन गैस, मान लीजिए ये एनोड है, इस पर क्लोरीन गैस मुक्त होगा, इस पर बबल टाइप का, और इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एनोड पे क्या हो रहा है, क्लोरीन गैस, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, और एक ये एनोड के पंख पे ये नीचे NaOH आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए इसका हम उपयोग देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन गैस को ईंधन के रूप में, मार्गरीन खाद के लिए अमोनिया के रूप में, क्लोरीन को जल की स्वच्छता के लिए, स्विमिंग पूल में, PVC के रोगाणुनाशक में और CFC कीटाणुनाशक में, ये सब में उपयोग करते हैं। धातुओं को ग्रीज हटाने के लिए NaOH का उपयोग करते हैं। साबुन तथा अपमार्जक में उपयोग करते हैं। कागज बनाने के उद्योग, कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए किया जाता है, ये सब क्या इसको उपयोग करते हैं। यदि हम हाइड्रोजन गैस को यदि हम क्लोरीन से विक्रिया करवाते हैं, HCl आपको मिलता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है। इसमें हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, तो इस्पात की सफाई में, अमोनिया क्लोराइड में, औषधियाँ में, सौंदर्य प्रदर्शन प्रसाधन के रूप में हम करते हैं। विरंजक चूर्ण CaOCl2, इसको हम घरेलू विरंजन के रूप में, वस्त्र विरंजन के लिए हम उपयोग करते हैं। इसी पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार कैसे आया आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ये देखिए विरंजक चूर्ण क्या होता है, जलीय सोडियम क्लोराइड लवण जल के एक विद्युत दिख रहा है आपको, चलिए अब दिख रहा होगा। लवण जल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। शुष्क बुझा हुआ चूर्ण क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है। विरंजक चूर्ण का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है, यानी विरंजक चूर्ण का उदाहरण तो निर्माण हम बताए थे, लेकिन एक और न्यू बुक में आपको रिएक्शन दिखने के लिए मिलेगा। पहले फिलहाल हम ये देख लेते हैं। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, NaOCl2 होता है, पर न्यू बुक में फॉर्मूला ये लिखा हुआ है CaClO का होल ट्वाइस होता है, CaClO का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, तो आप न्यू वाला बुक में अभी ये याद रखिएगा, ना कि आप ये याद रखिएगा ये गलत फॉर्मूला है, ये आप सही फॉर्मूला है, तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो ये रिएक्शन पहले था CaOH का होल ट्वाइस, यानी इसको भी क्लोरीन से भी क्रिया करवाएंगे तो क्या मिलेगा, CaOCl2 मिलेगा और H2O मिलेगा, जो कि ये फॉर्मूला गलत है। न्यू बुक में अपडेट करके ये लिखा हुआ है, तो 2CaOH का होल ट्वाइस प्लस 2Cl2, यानी ये क्या संतुलित किया हुआ है, तो ये आगे वाला नहीं याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप CaClO का होल ट्वाइस प्लस H2O आपको मिलता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या होता है, तो वस्त्र उद्योग के सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए कागज की फैक्ट्री में उपयोग करते हैं। ठीक है, लकड़ी के मज्जा के
लॉन्ड्री के साफ कपड़ों के व्यंजक के उपयोग करते हैं। कई रासायनिक उद्योगों के एक उपचायक के रूप में उपयोग करते हैं। पीने वाले जल को जीवाणु के मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक में के रूप में उपयोग करते हैं। बेकिंग सोडा देख लीजिए, स्वादिष्ट खास्ता पकौड़ा बनाने में करते हैं। खाने की शीघ्रता पकाने में करते हैं। जैसे कभी चिकन उकन बनाते हैं तो प्याज नहीं गलता है जल्दी, तो क्या करते हैं उसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं, यानी खाने वाला सोडा डाल देते हैं तो जल्दी वो गल जाता है। ठीक है, खाने को शीघ्रता से पकाने में करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में करते हैं। NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं। देखिए, इस NaHCO3 को अलग अलग नाम से हम जानते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, इसी को कहते हैं। ठीक है, देखिए रिएक्शन NaCl NaCl को H2O के साथ, फिर CO2 के साथ, फिर अमोनिया जिसको बोलते हैं HNO, क्या बोल रहा हूँ, NH3 रहता है। ठीक है, देखिए सॉरी कन्फ्यूजन हो गया था थोड़ा सा, ये कन्फ्यूजन क्या होता है, कभी कभी माइंड भटक जाता है। ठीक है, देखिए अब ये क्या मिल रहा है, अमोनियम क्लोराइड मिल रहा है। ठीक है, NH4Cl निकल रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। NaHCO3 जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, आप रिएक्शन याद रखिएगा, जितने भी NCERT में रिएक्शन दिया हुआ है वो याद रखिएगा कम से कम। ठीक है, देखिए NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यदि हम उष्मा देते हैं तो आपको सोडियम कार्बोनेट मिलता है, जल मिलता है और CO2 मिलता है। ठीक है, देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3 जिसको हम खाने वाला भी सोडा बोलते हैं। अब देखिए, जो खाने वाला सोडा होता है इसमें हम H+ आन देते हैं तो आपको क्या मिलता है, CO2 मिलता है, और नहीं दिख रहा होगा, देखिए CO2 मिलता है और H2O मिलता है, और अम्ल का सोडियम लवण भी मिलता है। बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टाइट्रिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का एक मिश्रण होता है। जैसे देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव रोटी या केक में खमीर उठ जाती है, फूल या उभड़ जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, जैसे खाने वाला सोडा उसमें देते हैं। ठीक है, अब वो उसमें क्या दे रहे हैं, हम हीट दे रहे हैं, जैसे हीट दे रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, एक बबल के रूप में उभर रहा है। वो जो बबल में भरा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है। ठीक है, चलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी क्या होता है, एंटासिड का एक संगठक होता है, जो क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। ठीक है, एंटासिड हम उधर देखे थे कि एंटासिड क्या था, एक दवाई था जो कि अम्ल ज़्यादा छोड़ रहा था, जो पेट था, जो उदर था, वो अम्ल ज़्यादा छोड़ रहा था, इसलिए हम एंटासिड खाते थे। एंटासिड खाते थे तो क्या होता था कि उससे हमें राहत मिलती थी। ठीक है, इसका उपयोग सोडा अम्ल जो होता है अग्निशामक में भी हम करते हैं। देखिए धोने वाला सोडा का फॉर्मूला होता है कि Na2CO3 × 10H2O, इसको धोने वाला सोडा भी हम बोलते हैं, या सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा को हम गर्म करके क्या प्राप्त करते हैं, सोडियम कार्बोनेट यानी धोने वाला सोडा हम प्राप्त करते हैं, जो कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं। Na2CO3 + 10H2O जो हम क्या करते हैं, इसको अभिक्रिया करवाते हैं तो Na2CO3 × 10H2O आपको लिखने के मिलता है। धोने वाला सोडा का उपयोग क्या होता है, तो उपयोग जो होता है कांच में, साबुन में, उपयोग जो होता है कांच जहाँ बनता है वहाँ उसके उद्योग में, साबुन के उद्योग में, कागज़ के उद्योग में। ठीक है, बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक घरों के साफ सफाई में अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए हम धोने वाला सोडा का उपयोग करते हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है कि कॉपर सल्फेट जो होता है ये क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो आपको जो रंग उसका होता है वो श्वेत कलर का मिलता है। कैसा मिलता है, श्वेत कलर का। कभी कभी पूछ लेता है कॉपर सल्फेट को गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, तो श्वेत रंग का उसका आपको अपमार्जक के रूप में मिलेगा। पुनः जल से भिगोते हैं तो वो नीले रंग का वापस आ जाता है। कॉपर सल्फेट को गर्म करेंगे तो वो श्वेत रंग का हो जाएगा, और फिर जब पुनः ठंडा करते हैं, भिगोते हैं तो कैसा हो जाता है, तो नीला रंग का हो जाता है। ठीक है,
लवण एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या करता है, क्रिस्टल का जल कहते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CuSO4 × 5H2O इसे हम कहते हैं। यानी जलीय कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला याद रखिएगा, CuSO4 × 5H2O कहते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला याद रखिएगा, CaSO4 × 2H2O हम इसे कहते हैं। देखिए जलीय कॉपर सल्फेट तो CuSO4 × 5H2O एक ही जैसा सारा आपको देखने के लिए मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा अलग है। जैसे यहाँ कॉपर है तो यहाँ कैल्शियम है, ठीक है। बाकी तो आपको नॉर्मली आप याद रखिएगा तो थोड़ा बहुत याद अलग तो है, बहुत सारा अलग है, बहुत चीज़ अलग है। जैसे यहाँ कितने अणु है पानी का, तो 5 अणु है, यहाँ 2 अणु है, ठीक है। तो याद रखिएगा जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है, जैसे हम जिप्सम को ही 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट या अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं इसे पूरा, या अर्धहाइड्रेट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × 1/2H2O बोलते हैं। इसे हम डॉक्टर जो होते हैं प्लास्टर जो हड्डी टूट जाता है उसे प्लास्टर करने में उपयोग करते हैं, फिर या मूर्ति जो मूर्तिकार होते हैं उसको चिकनाई बनाने में वगैरह वगैरह में उपयोग करते हैं, खिलौना बनाने में उपयोग करते हैं। जिप्सम आपको देख रहे हैं कि आपको क्या मिल रहा है, CaSO4 × 1/2H2O को यदि हम 1/2H2O फिर हम जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है, फिर से आपको जिप्सम की प्राप्ति हो जाती है। जैसे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का खिलौना बनाने में उपयोग करते हैं, सजावटी बनाने में, चिकनाहट करने में वगैरह वगैरह में उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको समझ में आया होगा। यदि एक बार में नहीं समझ में आया है तो इसे दोबारा देखिए, बात समझे, दोबारा देखिए और इसे याद कर लीजिए। हर एक रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 1 से 2 बार 3 बार आप लगातार देखिएगा तब को याद हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।